नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही सियासी तस्वीर अब साफ होने लग गई। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरी महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। इस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई और दूसरे चरण के नामांकन खत्म होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। एनडीए से लोहा लेने उतरी महागठबंधन कई सीटों पर आपस में फाइट करती नजर आई, जिसके बाद एनडीए हमलावर है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि बैटल में महागठबंधन कहीं नहीं टिकती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। बिहार जैसा राज्य जहाँ पे अलग अलग जात पात धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जब अगर आप 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख पा रहे तो आप इन सबको एक साथ कैसे समावेश कैसे कर पाएंगे? आज ये सवाल बिहार की जनता महागठबंधन के नेताओं से पूछ रही है। देखिए, ऐसे ही उलझे हुए लोग हैं। जनता उलझे हुए लोगों को नहीं पसंद करती है, जो अपने ही में सिर्फ फुटअव्वल कर रहे हैं। जनता का क्या कर पाएंगे? तो सिर्फ फुटअव्वल वालों को जनता नहीं कहीं से मदद करेगी, बिल्कुल साफ है। वहीं महागठबंधन के नेता भी ये मान रहे हैं कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है। नेतृत्व का निर्णय है, कहेगा तो वापस लेना पड़ेगा। नेतृत्व का निर्णय है और लास्ट में जो जिसको सिंबल मिलता है वही मान्य होता है। किशोर बिंद ने कहा कि आपके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव हम जीत जा रहे हैं। किशोर बिंद की वापसी लेंगे अपना। जैसे एक चीज, हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी क्यों करें? ठीक है ना? हर लोगों में और मेरे लोगों में अंतर बता दीजिएगा। मैं यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और कितने लोग कितने मत से चुनाव हारे हुए हैं, यहाँ की जनता जवाब देगी। मेरी जानकारी में महागठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं और जहाँ तक फ्रेंडली फाइट और बागियों का लोगों का आरोप है, मीडिया का या विपक्ष का, उन बातों में कोई दम नहीं है। नहीं, देखिए, वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे बीजेपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ, उसमें गोरा बोराम उनके उसमें नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। और जाहिर है ऐसे में चुनाव रोचक होने की संभावनाएं हैं और कुल मिलाकर के अगर देखते हैं तो एनडीए को एज मिलता दिख रहा है, क्योंकि एनडीए में न केवल सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है बल्कि पूरी तरीके से सामंजस्य बिठा करके चुनावी मैदान में महागठबंधन का मुकाबला इस समय एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है। सर्वेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस समय एक तरफ महागठबंधन में कहा जा रहा है एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतारने के बाद ये फ्रेंडली फाइट होगी, वहीं एनडीए अपनी सीटों पर सामंजस्य बना करके जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो उतारे और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व और सॉर्ट आउट एनडीए ने कर दिया है। ऐसे में एनडीए को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत क्या कहती है? देखिए, निश्चित तौर पे शिखा, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं महागठबंधन में और मुकेश सहनी ने गौड़ा बौराम की सीट को लेकर सफाई दी है, लेकिन गौड़ा बौराम की हम बात नहीं कर रहे हैं। चैनपुर और बाबू बरही 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुकेश सहनी की पार्टी और आरजेडी आमने सामने है। इस तरीके से कुल 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। महागठबंधन ने 243 में 254 उम्मीदवार उतार दिए हैं, मतलब 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2 जगहों से महागठबंधन के ऐसे हैं जिन्होंने आपस में ही फाइट की बात कर ली है और फाइट देने की शुरुआत कर दी है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो एनडीए की बात हो रही है, एनडीए में जिस तरीके से सामंजस्य बिठाया गया, आपस में एकजुटता दिखाई गई, वो चीज़ें महागठबंधन में नहीं दिख रही हैं। और यही वजह है कि 243 सीटें हैं बिहार में, लेकिन 254 उम्मीदवार महागठबंधन के मैदान में हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए को इससे एज मिलेगा, क्योंकि जो महागठबंधन का वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश महागठबंधन की ओर से लगातार चल रही थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तेजस्वी यादव हों, मुकेश सहनी हों, वाम दल के लोग हों, अति पिछड़ा का वोट बैंक
और मुस्लिम यादव का वोट बैंक, इसको साधने के साथ ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कवायद में महागठबंधन पिछले 6 महीने से लगा हुआ था। लेकिन एनडीए के लोग लगातार यही कह रहे थे कि जब सीट बंटवारे की बात आएगी, जब उम्मीदवारों के चयन की बात आएगी तो सब कुछ बिखर जाएगा महागठबंधन में, और हुआ भी वही। जिस तरीके से सीट बंटवारे की बात हो, देखिए कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, कल शाम तक महागठबंधन के पार्टियों के लिस्ट सूचियां आती रही, तो एक तरह से साफ हो गया कि बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। जहां 118 सीट पे आरजेडी के लड़ने की बात थी, वहां आरजेडी ने 143 कैंडिडेट्स उतार दिए। जहां 55 सीटों पे कांग्रेस को लड़ने की बात थी, वहां 60-61 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए। जहां 19 सीटों पे वीआईपी को लड़ने की बात थी, वहां 15 सीटों पे वीआईपी सिमट कर रह गई। तो इस तरीके से देखिए जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ये मैसेज कहीं ना कहीं अगर जनता के बीच में जिस तरीके से पहुंच रहा है या पहुंचेगा चुनाव तक, अभी कई किस्तों में ये मैसेज अभी जाएगा, तो उसके बाद स्पष्ट है कि लोगों को भरोसा नहीं होगा महागठबंधन पे, और इसमें एनडीए को एज मिलेगा, क्योंकि एनडीए इस चीज को हवा दे रही है। और लगातार एनडीए के नेता इस बात को लेकर बयान भी जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है। शिखा, बिल्कुल, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट के मायने क्या है सर्वेश? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि अगर इस तरीके से कैंडिडेट उतरेंगे तो या तो महागठबंधन को लगता है कि जिसे एज मिलेगा उनमें से जो प्रत्याशी होंगे वो जीत कर आएंगे, तो फिर हम सरकार बनाने में वो हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वही कैंडिडेट्स एक दूसरे के लिए वोट कटवा साबित होंगे और नतीजा फिर महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल शिखा, देखिए जैसा कि वोट जो है वोट कटवा साबित इसलिए होंगे क्योंकि इन लोगों का जो वोट बैंक है वो खास तौर पे अति पिछड़ा मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है, जिसको लेकर ये लोग साथ चल रहे थे। और इनका कहना था, देखिए राहुल गांधी जब आए थे विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था ईबीसी के लिए, और उसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव आ गया, प्रचार शुरू हो गया, राहुल गांधी सीन से गायब हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नाराज हैं और इसलिए वो प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। जो एक बवाल मचा महागठबंधन के भीतर, उसके पीछे सीधे तौर पे कारण यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं होने दी मुख्यमंत्री के तौर पर, और यही वजह है कि विवाद का जो है इतना गहरा गया, विवाद इतना बढ़ गया। कांग्रेस ने भी कई सीटों पर 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। तो इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है, 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। तो इस तरीके से कुल 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे तालमेल नहीं बन पाया है, और इस तालमेल नहीं बन पाने का असर बाकी सीटों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो इनके वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति होगी कि वो किसे वोट दें। 11 सीटों पे तो स्पष्ट है कि वहाँ पे उनको एक तरह से समझ में नहीं आएगा कि आरजेडी को वोट करें, कांग्रेस को करें, सीपीआई को करें या वीआईपी को करें। आमने सामने ये लोग खुद ही खड़े हो गए हैं, तो इनका वोट बटेगा, और जब वोट बटेगा तो निश्चित तौर पे इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल। और वहीं एनडीए की धरातल पर क्या कुछ तैयारी इस समय नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने चाणक्य एक नीति बनाते हुए नजर आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में सब कुछ क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, लेकिन सीएम फेस को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। इसके क्या मायने हैं? देखिए सीएम फेस को लेकर चर्चा नहीं हो रही, इसके मायने बहुत हैं। एक तो साफ बात है कि नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में ही कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उस वक्त जब सीटें कम आई थी तो उन्होंने पीएम मोदी से सीधे तौर पे दरख्वास्त किया था और कहा था कि ये बीजेपी के ज़्यादा विधायक हैं, तो बीजेपी चाहे तो इस बार अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन अमित शाह ने कई मौक़ों पर यह बात कही है कि इस तरह की बात उन्होंने इस तरह का ऑफर दिया था, लेकिन समाजवाद का बहुत बड़ा चेहरा है बिहार में नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए गई। अब आगे आने वाले दिनों में अमित शाह ने इस बात की पुष्टि भी की है और साफ साफ बयान में भी अपने जाहिर किया है कि विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। तो अब तस्वीरें क्या होंगी, कितनी सीटें किस दल को आती है, हो सकता है कि बीजेपी, एलजेपी-आर और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम मिलकर ही इतनी सीटें इनको आ जाए कि ये बहुमत का आंकड़ा ये पार कर जाए, और अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तो फिर नीतीश कुमार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ेगी नहीं, नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेगी। नेता कौन होगा ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। नेतृत्व नीतीश कुमार का है, उनके नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में बिहार को, बेपटरी बिहार को
रास्ते पर लाया है, जिस तरीके से विकास के कार्य किए हैं नीतीश कुमार ने, और साथ में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है उसका जो सहयोग मिला है उसका असर है कि नीतीश कुमार को एज है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चाहती है चुनाव लड़ना, और इसलिए लगातार ये बातें कही जाती है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार के का ही रहेगा, लेकिन चुनाव तब होगा जब आंकड़े सामने आएंगे और सीटों की के ऊपर जब जीत का जब आंकड़ा सामने होगा, जब विधायकों की बात जब सामने होगी, तब उसके बाद विधायक दल की बैठक में इसको तय किया जाएगा। सर्वेश, प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। इसके दो एंगल्स हैं। सबसे पहला ये है कि अगर मान लीजिए कम सीटें आती हैं या फिर जो वो उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं आती, तो लोगों का मनोबल ना टूटे। लेकिन पीके की पार्टी में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल इसी बात से टूटता नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जमीनी हकीकत वहां पर क्या? देखिए, पीके जो हैं पर्दे के पीछे से खेल खेलने के माहिर हैं, और वो पर्दे के पीछे से ही खेल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया है, कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है जो समाज में उनकी अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, लेकिन उनके नाम पर वोट कितना गोलबंद हो पाएगा, लामबंद होगा, ये देखने वाली बात है। कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने अलग अलग जगहों से, जो उनका गृह जिला नहीं है, जैसे YB गिरी बड़े वकील हैं, बिहार के पटना हाई कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल को लॉयर हैं, और उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन वो गोपालगंज जिले से आते हैं, उनको छपरा के माझी से उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरीके से कई ऐसे उम्मीदवारों का चयन पीके ने जो किया है वो अलग अलग, तो एक बाहरी वाला भी मामला बिहार में बहुत ज़्यादा है, और लोग बाहरी उम्मीदवारों को देखना और पसंद नहीं करते हैं, और ये वजह है कि प्रशांत किशोर जो हैं, और इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर खुद ही भी खड़े नहीं हुए, इसका भी खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और प्रशांत किशोर की पार्टी को भी लोग यही कह रहे हैं कि वो भी वोट कटवा के तौर पर ही देखे जा रहे हैं इस बार के चुनाव में। लेकिन अब देखने वाली बात होगी पीके ने जिन लोगों पे भरोसा किया है, जो समाज के अच्छे संभ्रांत लोग हैं, उनको टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे अब जनता कितना उनको आत्मसात करती है, कितना उन पे भरोसा करती है, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। शिखा, लेकिन महागठबंधन में चीजें क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए चुनावी नतीजे अगर उनके फेवर में आ भी गए तो भी वहां पर राज छिड़ेगा। इसको लेकर के आरजेडी क्या तैयारी कर रही है, या फिर आरजेडी को ऐसा लगता है कि वो वैसे ही सीटों पर मैक्सिमाइज कर लेगी और फिर शायद महागठबंधन की जरूरत पड़े ही ना? देखिए, तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि माहौल उनके पक्ष में है, और लगातार वो इस बात को कहते रहे हैं और सीधे तौर पे हमला भी बोलते रहे। एक पर एक उन्होंने वादे किए हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, परिवार के हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, इस तरह की कई घोषणाएं उन्होंने कहा की है। 2500 रुपये पेंशन बढ़ा कर देंगे 1100 से, बेरोजगारी भत्ता को बढ़ा करके वो 1500 के बजाय और ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह की लगातार उन्होंने कई घोषणाएँ की हैं, और उनको लगता है कि उनके पक्ष में बिहार की जनता बंद हो चुकी है, और इस बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी 143 सीटों पर लड़ रही है। उनको लग रहा है कि बहुमत का आंकड़ा आरजेडी अकेले पा जाएगी, और उसको लेकर वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो फुल कॉन्फिडेंस में है, और यही वजह है कि वो इस बार के चुनावी मैदान में 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता उनके बातों पर कितना भरोसा करेगी, कितना विश्वास करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि एनडीए की तरफ से लगातार उनके माता पिता के शासनकाल का हवाला देकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं वो बैकफुट पर हैं, और इसके अलावा जो महागठबंधन में आपस में रार मची हुई है उसको लेकर भी महागठबंधन के सभी दल बैकफुट पर हैं। हालांकि कोशिश अब शुरू हो गई है कि जल्द से जल्द चुनाव प्रचार में जाया जाए, लोगों को फिर से लामबंद करने की कोशिश की जाए, लेकिन राहुल गांधी सीन से गायब हैं। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो सीन से गायब हैं, जो कल तक इंटैक्ट दिख रहे थे, आपस में एक साथ दिख रहे थे, वो फिलहाल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इसका असर भी निश्चित तौर पर इस चुनाव पर पड़ेगा, और तेजस्वी यादव की पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा। कहते हैं कि आखिरी में जो चुनावी दाव खेला जाता है उसका असर जो चुनावी नतीजे होते हैं उस पर सर्वेश साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करता है। महागठबंधन की समय क्या तैयारी है रैलियों को लेकर के? क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी पहुंच सकती हैं, क्या कुछ जानकारी है? और एनडीए से जुड़ी भी जो जानकारी है वो भी बताइएगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से तैयारी है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन तमाम लोगों को बिहार लाया जाए, और
प्रचार करवाया जाए, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और निश्चित तौर पे इनकी ज़रूरत कांग्रेस को पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनके पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, जयप्रकाश यादव हो गए, ऐसे बड़े नेताओं को वो लोग लेकर मैदान में जाने वाले हैं। रामचंद्र पूर्वे होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे, ये तमाम चेहरे जो होंगे चुनाव प्रचार में जाएंगे, लेकिन अभी तक उनका कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। चुनावी प्रचार अभी तक इन लोगों ने उस तरीके से नहीं शुरू किया है जैसे एनडीए ने शुरू किया है। आपने देखा होगा अमित शाह आए थे, 3 दिन यहाँ रहे, 3 दिन में उन्होंने कई जनसभाएं भी की। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बेगूसराय और समस्तीपुर में 2 सभाएं करेंगे पीएम मोदी। तो एक तरह से कहें तो पीएम मोदी की सभाएं भी हैं। नीतीश कुमार ने आज विधिवत शुरुआत कर दी है चुनावी रैलियों की। आज मुजफ्फरपुर में 2 जगह नीतीश कुमार ने सभाएं की हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पिछले दिनों आकर गए, उन लोगों ने कई जगहों पे नॉमिनेशन में हिस्सा लिया और नॉमिनेशन के बाद सभाएं की। योगी आदित्यनाथ भी आए, आपने देखा होगा, प्रमोद सावंत आए, मानिक साहा आए, ये तमाम ऐसे लोग हैं, नायब सिंह सैनी आए। तो तमाम ऐसे जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो मैदान में कूद चुके हैं। मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, सभी लोग लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस मायने में कहीं ना कहीं महागठबंधन इस मायने में भी बैकफुट पर है, क्योंकि अभी तक उनके कार्यक्रम शुरू नहीं हुए हैं, न चुनावी सभाएं शुरू हुई हैं। तो अगर कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है और चुनावी सभाएं नहीं हो रही है, इसको लेकर के कोई रोड मैप अगर महागठबंधन ने तय नहीं किया है, तो क्या तेजस्वी यादव अकेले ही इस पिच पे खेल पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव अकेले पिच पे तो नहीं खेलेंगे। लालू प्रसाद यादव की ज़रूरत उनको जरूर पड़ेगी, पार्टी के बड़े नेताओं की उनको ज़रूरत जरूर पड़ेगी और वो उनको लेकर आएंगे ही मैदान में। हालांकि त्योहारों का मौसम था, इसलिए भी, और सीटों को लेकर भी एक जीच थी आपस में, तो इस बात को लेकर भी तेजस्वी यादव के माथे पर शिकन थी और उसको वो जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते थे, जो कल तक सुलझा है। हालांकि अभी तक भी उसमें 11 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर विवाद बना हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो, और कल दीपावली थी, आज जो है छोटी दीपावली है। एक तरह से कहा जाए तो जो बसियौरा बिहार में कहते हैं दीपावली का, तो वो है। कल गोवर्धन पूजा होगा, फिर भैया दूज होगा, तो इस तरीके से फिर छठ का त्यौहार आएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। हालांकि जल्द से जल्द जो जानकारी मिल रही है उनके सोर्सेज के जरिए, वो उनका कहना है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव कार्यक्रम जारी करेंगे अपना और तत्काल वो चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी में लग जाएंगे। हालांकि फिलहाल जो है अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि तेजस्वी यादव किस तारीख से चुनाव मैदान में कूदेंगे, किस तारीख से उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा। बिल्कुल। तो देखिए, एक तो सर्वेश, एक तरफ फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, वहीं एनडीए तटस्थ होकर के आगे बढ़ने की इस समय कोशिश कर रही है। सीएम फेस को लेकर के भी एज ऑफ नाउ कोई राड नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर इलाके वाइज बात करें, अगर मिथिलांचल के इलाके की बात करें या फिर हम पश्चिमी चंपारण की तरफ बात करें, तो जो ग्राउंड पर है, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार चुनावी प्रत्याशी उतर रहे हैं और जो जनता है वो वोट करने का सोच रही है? देखिए, जो पब्लिक है उसको विकास से मतलब है, उसको पलायन रुक जाए इससे मतलब है, उसको रोजगार से मतलब है, उसको शिक्षा से मतलब है, उसको स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब है। और इस मायने में बिहार ने लंबी छलांग लगाई है। निश्चित तौर पे देखिए, जो हालात पहले कुछ दिनों तक थे, लोकसभा चुनाव से पहले तक थे, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। पिछले 6 महीनों में देखा होगा आपने कि नीतीश कुमार ने एक पर एक कई घोषणाएं की हैं। उनको अमली जामा पहनाया गया, उसमें उसके कैबिनेट से पास कराया गया और कैबिनेट से पास कराकर उनको लागू भी किया गया। चाहे वो नौकरी देने का हो, TRE 4 का जो मसला था उसको सॉल्व करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। तो सिपाही भर्ती का जो मसला था उसको सॉल्व करने की कोशिश की। BPSC का जो था मसला उसको सॉल्व करने की कोशिश की। पेपर लीक का एक मसला था, उसको भी सॉर्ट आउट किया गया, उसके भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया और तमाम चीज़ें जो है उस पर कार्रवाई की गई। तो एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष जो है इसको मुद्दा जरूर बना रहा है कि पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई की बात विपक्ष कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए सीधे तौर पर विकास का मुद्दा लेकर आगे जा रहा है और जनता भी विकास के मुद्दे पर ही वोट करना चाहती है। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पब्लिक की बात करें, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, चाहे फिर वो मिथिलांचल का इलाका हो, चंपारण हो, शाहबाद हो, मगध का इलाका हो, अंग प्रदेश जिसको भागलपुर का इलाके को अंग प्रदेश के तौर पर लोग जानते हैं, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर विकास ही मुद्दा है। और विकास के मायने अगर देखे जाएं तो नीतीश कुमार उस मायने में
काफ़ी ज़्यादा आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार बहुत बदल चुका है और निश्चित तौर पे इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी। शिखा। बिल्कुल सर्वेश, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, बहुत सारी चुनावी मुद्दे हैं, वादे हैं, और आज से लगभग 14 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है बिहार में, जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी कर रही है और जनता ने एक मन बना रखा होगा, जिसके नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे।